हाँ जी बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक और केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें तीन रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और तीनों रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हम सपोज करते हैं कि ये ए, बी और सी ये कोई तीन रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट पी में जा रहे हैं और T0 पर ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल ए है, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी है और सी की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल सी है, जबकि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। अब ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करेगी और हर एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके ए, बी और सी तीनों का एक एक मोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के 1 मोल में सपोज कन्वर्ट हो रहा है। तो ए की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी वो ए माइनस एक्स होगी, बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स होगी, जबकि सी की अवेलेबल कंसंट्रेशन सी माइनस एक्स होगी, जबकि जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन एक्स होगी। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए भी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी 1 है। So rate of reaction will be equal to a rate constant and available concentration of A raised to power 1, available concentration of B raised to power 1, available concentration of C raised to power 1। ये dx over dt रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और इसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, जबकि ये जो k है ये रेट कांस्टेंट है और ये थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहलाएगा और इसकी डेफिनेशन यहीं से निकाली जा सकती है। अगर ए, बी और सी तीनों की अवेलेबल कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो फिर जो k है वो dx ओवर dt के इक्वल हो जाएगा, यानी k से मुराद रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी, और k के यूनिट भी यहीं से निकाले जा सकते हैं और k थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है तो इसको यूनिट dm क्यूब dm6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड होंगे। और ये के जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज हो जाती है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंडीशन पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि रिएक्शन टू रिएक्शन के की वैल्यू वेरी कर सकती है। इवन एक ही रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर के की वैल्यू डिफरेंट होती है। जो ए और बी और सी की अवेलेबल कंसंट्रेशन है उसको मैंने ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो ए, बी और सी की ये वाली वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है। अब ये dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है जबकि रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन की जाती है। तो वेरिएबल इसमें दो हैं, x और t इसमें वेरिएबल हैं। x को एक साइड पर कर दें और t को दूसरी साइड पर कर दें। ऐसा करने के लिए मैं dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स कर दूंगा, जबकि dt को इस तरफ k के साथ ले जाऊंगा। तो फिर ये dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू kt हो जाएगा। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, यानी दोनों तरफ मैंने इंटेग्रल का जो साइन है इंटीग्रेशन का वो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है और आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ dx हो तो आंसर x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जबकि इस को इंटीग्रेट करने के लिए हम मैथमेटिक्स की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन में यूं किया जाता है कि ये जो फंक्शन होता है उसकी फ्रैक्शन बना ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स है, इसकी अगर आप फ्रैक्शन बनाएं तो ये a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर b माइनस एक्स प्लस c ओवर c माइनस एक्स बनेंगी।
ये जो ए बी और सी है ये कोई कांस्टेंट है और इनकी वैल्यूज यहीं से निकाली जा सकती हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स के मुताबिक इनकी वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है, यानी ये वाला ये डिनोमिनेटर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये a वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, b वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और c वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस टर्म को यहाँ पर b से मल्टीप्लाई, b वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ c वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c माइनस एक्स और ये c माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यूं होगा, यानी 1 विल बी इक्वल टू दिस। अब ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आप यूं करेंगे कि a माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लें, यानी x इज इक्वल टू a पुट कर लें इस वाले एक्सप्रेशन में, यानी 5.43 इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू a पुट करें। अगर आप x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये यहाँ पर a आएगा, तो ये a माइनस a ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 b और c माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये a माइनस a ये c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो टर्म a वाली बाकी रहेगी और वो होगा 1 इज इक्वल टू a b माइनस a इंटू सी माइनस a। बिल्कुल वही मैंने इधर पुट किया है, b वाली टर्म 0, c वाली टर्म 0, a इंटू बी माइनस a इंटू सी माइनस a हो जाएगा। यहां से आप a निकाल लें तो इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये 1 ओवर b माइनस a इंटू सी माइनस a रहेगा, और यहाँ माइनस अभी नहीं आएगा, ये माइनस तब यहाँ पर अपीयर होगा जब आप इस a माइनस b माइनस a को आप a माइनस b लिखेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस की टर्म आएगी, यानी यहाँ पर माइनस तब अपीयर होगा जब ये a माइनस बी लिखा जाएगा। तो ये आप करेक्शन कर लें कि यहाँ पर अभी माइनस नहीं है, लेकिन अगर आप माइनस लगाते हैं तो फिर ये a माइनस बी होगा। अब आप यूं करें कि ये b माइनस सी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप b माइनस सी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये a की वैल्यू ये बनेगी। अब चूंकि आपने a माइनस बी कर दिया है तो इसलिए इधर माइनस है, ये b माइनस सी से मैंने यानी b माइनस सी मैंने ऊपर भी लिखा है और b माइनस सी मैंने डिनोमिनेटर में भी लिखा है। अब मैंने डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए कर दिया है। मैंने b माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। सिमिलरली आप उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में b माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लें, यानी x इज इक्वल टू b पुट कर लें। कौन से वाले एक्सप्रेशन में? मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं 5.43 की। इसमें अगर आप b माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, b वाली टर्म बाकी रहेगी, तो ये a 0 और c 0, तो ये b इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू निकाल लें तो ये प्रोडक्ट जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1 ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस बी। अगर आप c माइनस बी को b माइनस सी लिखेंगे तो फिर इधर माइनस अपीयर होगा, यानी ये माइनस तभी अपीयर होगा जब ये b माइनस सी लिखा जाएगा। अब आप c माइनस a से दोनों साइड यानी ऊपर भी c माइनस a ऊपर भी लिखें और c माइनस a डिनोमिनेटर में भी लिखें, यानी मल्टीप्लाई भी आपने करना है और आपने डिवाइड भी करना है। ऐसा क्यों करना है कि जो a का डिनोमिनेटर है वो भी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है। मैं ये चाहता था
कि जो b है, यहाँ पर b है, मैं ये चाहता था कि जो b की वैल्यू आए उसका डिनोमिनेटर भी वही हो जो a की वैल्यू का डिनोमिनेटर है। तो b इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा। अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप c माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। तो x की वैल्यू c ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये a और जो b है वो 0 हो जाएगा, और जो a और b वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, और c की जो वैल्यू है वो आप यहां से निकालेंगे तो ये आएगी, यानी 1 ओवर b माइनस सी माइनस ए विद नेगेटिव टर्म। यानी अगर आप ये a माइनस सी है ना, इसको c माइनस ए लिखेंगे तो फिर यहां पर माइनस अपीयर होगा। अब आप यूं करें कि a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो c की आपके पास माइनस के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास a b और c की वैल्यूज आ गई हैं और वो आपने ऐसे पैटर्न पर लिखी हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब जो a b और c की वैल्यूज हैं वो आप जहां आपने फ्रैक्शन बनाए थे वहां पर a b और c की वैल्यूज पुट कर दें। यानी a की वैल्यू आप पुट करेंगे, b की वैल्यू आप पुट करेंगे और c की वैल्यू आप पुट करेंगे। सबकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, इसलिए इधर माइनस का साइन आया है। जहां आपने फ्रैक्शन बनाई थी a b और c लिखा था, वहां पर जो a b और c की वैल्यूज आपने निकाली हैं वो आपने पुट कर दी हैं। जब ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपने नोट किया कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, और अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो फिर 1 ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए को कॉमन लिया जा सकता है। तो इन यहाँ से 1 ओवर a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए को आप कॉमन ले लें तो इसको यूं लिखा जा सकता है। हमें दरअसल इस फंक्शन का इंटेग्रल चाहिए था। आपको याद होगा कि जब मैंने वेरिएबल सेपरेट किए थे और मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा था तो मैंने इसका इंटेग्रल लिया था। तो दरअसल मैं इसका इंटेग्रल ही निकालना चाहता था। तो दोनों तरफ अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यूं लिखा जा सकता है, यानी इस फंक्शन का इंटेग्रल ये तो कांस्टेंट है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इस पूरी टर्म का इंटेग्रल होगा, यानी इसका भी इंटेग्रल, इसका भी और इसका भी इंटेग्रल होगा। तो ये मैंने इंटेग्रल लिया है होल टर्म का। तो ये दरअसल इंटेग्रल अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो ये 1 ओवर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ये जो इंटेग्रल है ये इसका भी है, इसका भी है और इसका भी इंटेग्रल है। तो ये जो माइनस था इधर माइनस नहीं होना चाहिए, इधर प्लस है। ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये मैंने अंदर लिखा है, -1 कर दिया है। ये b माइनस सी कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल की आउटसाइड पर लिखेंगे, और ये इंटेग्रल ऑफ -1 ओवर a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। ये मैंने c माइनस ए को इंटेग्रल की आउटसाइड पर लिखा है, ये वाला माइनस मैंने अंदर लिखा है और इसका इंटेग्रल लिया है। ये a माइनस बी मैंने आउटसाइड पर लिखा है क्योंकि कांस्टेंट है, और ये 1 ओवर c माइनस एक्स का इंटेग्रल लेना था, लेकिन ये वाला माइनस मैंने इधर अंदर लिखा है। हमने ये -1 हर एक टर्म में अंदर क्यों लिखा है, इसको a माइनस बी, सी माइनस ए और b माइनस सी के साथ क्यों नहीं लिखा? उसकी रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उसके ऊपर मौजूद हो, यानी a माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए, b माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी -1 है वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए, c माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी -1 है और वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए।
हम इंटीग्रेशन का ये रूल जानते हैं कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप करेक्शन कर लें। ये b माइनस सी इंटू लॉग ऑफ a माइनस एक्स आएगा, ये c माइनस ए इंटू लॉग ऑफ b माइनस एक्स आएगा, ये a माइनस बी और डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग c माइनस एक्स आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर होता है और वो दोनों साइडों पे ऑफ कोर्स अपीयर होगा, लेकिन हम सिर्फ एक साइड पर लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट को अगर आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट होगा। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं कि के टी आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि हम इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं और इनिशियल कंडीशन ये हैं कि जब टी की वैल्यू 0 होगी तब रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो भी 0 होगी, यानी एक्स की वैल्यू 0 होगी। टी 0 तो एक्स 0, ये वाली कंडीशन आप इस पर अप्लाई कर दें। जहां x है वहां 0 कर दें, जहां t है वहां 0 कर दें। तो ये t 0 तो ये वाली टर्म 0, c रहेगा इधर, और इधर x जहां जहां है वहां 0 कर दें, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा और यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पर प्लस होगा और c की ये वाली वैल्यू आएगी। c की वैल्यू आपने निकाल ली है, c की ये वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। c की वैल्यू आपने उधर पुट कर दी है, यहां माइनस नहीं है, यहां भी माइनस नहीं है, यहां भी नहीं है, यानी ये प्लस ही होगा थ्रू आउट, ये आप करेक्शन कर लेंगे। c की वैल्यू आपने पुट कर ली है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी के टी को इधर रहने दें और ये सी की वैल्यू वाली जो टर्म है उसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगी। तो सी की जो वैल्यू थी उसको आप दूसरी साइड पर ले गए। अब c की वैल्यू में भी और जो पहले वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी उसमें ये 1/a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये दोनों टर्म्स में मौजूद था, तो इसको यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है और ये 1/a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आएगा। जो बाकी रहेगा वो आप इधर लिख लेते हैं, ये प्लस बी माइनस सी इंटू लॉग ऑफ ए माइनस एक्स आएगा, प्लस सी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ बी माइनस एक्स आएगा, प्लस a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ सी माइनस एक्स आएगा। ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी, ये माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सारी जो टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली माइनस हो जाएंगी, यानी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ भी माइनस है। इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे यानी कोई से दो फैक्टर एक दूसरे के साथ कॉमन होंगे। मसलन ये b माइनस सी इंटू लॉग ऑफ ए माइनस एक्स और ये b माइनस सी इंटू लॉग ऑफ ए, ये माइनस है यहाँ पर, तो इस पर आप लॉग फार्मूला अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। ऐसे ही अगली टर्म पर भी लॉग फार्मूला अप्लाई करें, यानी जो log ऑफ a माइनस log b होता है वो log a ओवर b होता है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन बनेगा वो ये आएगा। यानी आपने यूं किया है कि के टी इज इक्वल टू दिस। अब ये जो 1/a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, यानी ये डिनोमिनेटर आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये के टी के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो अगला एक्सप्रेशन बनेगा उसे यूं लिखा गया है। अब आप देखें कि ये b माइनस सी यहां से लेके
यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू के इक्वल होगी। अगर आपने k निकालना है तो आप इस प्लॉट की स्लोप को a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए के प्रोडक्ट पर डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू निकाली जा सकती है। आप यहाँ से अगर इसको रीअरेंज करके यहाँ से k निकालें तो k के यूनिट उस एक्सप्रेशन से निकाले जा सकते हैं जो कि dm6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड आएंगे। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वो केस था जिसमें तमाम 3 डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और तीनों रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उसकी काइनेटिक्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।